जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स को एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, हिंदी मीडियम में। ओके, अभी हम लोग दिसंबर 2023 के मंथली मैगजीन्स जो आए हुए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये आज 5वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 4 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और ये 5वां सेशन में आप सबको को सूचित करते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि आज जो है हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस जो है सब्जेक्ट के, पॉलिटी और गवर्नेंस के सब्जेक्ट के जो है ना आज अंतिम सेशन रहेगा। इसमें दिसंबर 2023 में जितने भी आर्टिकल्स आए थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है 6वां मतलब 6th जो सेशन होगी उसमें हम लोग नए सब्जेक्ट की ओर आएंगे, नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो आज जो है पॉलिटी और गवर्नेंस का अंतिम सेशन रहेगा, है ना। इसमें जितने भी आर्टिकल्स कवर कराए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे आर्टिकल कवर नहीं करवाए जा रहे, जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको कवर कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िए और लाभ उठाइए, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो आर्टिकल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। मैं अगर मेरी बातों को सुनते भी है ना ध्यानपूर्वक, तो आपको अच्छे खासे समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। तो आज के आर्टिकल्स का नाम है अमेरिका और भारत में महाभियोग। ये आखिर महाभियोग होता क्या है और अमेरिका और भारत में महाभियोग का क्या संबंध है, क्या अंतर है, और यह संविधान में लिखा है या नहीं है, इसके बारे में तमाम चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्तमान राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि अभी वर्तमान समय में क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो यूएसए में क्या हुआ है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए 2 सदन होती है ना। अपना देश में भी 2 सदन है। क्या होता है, ऊंचा सदन और नीचा सदन, है ना। ऊंचा सदन और नीचा सदन, निचला सदन या नीचा सदन बोल सकते हैं। तो ये वहां के जो है ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वहां का निचला सदन हो जाएगा। ध्यान रखना आप, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां का ये निचला सदन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ऊंचा सदन की बात करें तो ऊंचा सदन जो है ना वहां का जो है ना कांग्रेस कहा जाता है वहां पे। ओके, आगे हम लोग चर्चा देखने को मिलेगा हमें, हालांकि आपको समझाने के लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये ऊंचा सदन को वहां पे कांग्रेस बोला जाता है। ये अगर होता क्या है, जैसे अपना देश में विधानमंडल, राज्यमंडल होता है ना, विधानमंडल, उसी प्रकार वहां के विधानमंडल को जो कांग्रेस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अमेरिका में क्या होता है, विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के अंतर्गत ही सीनेट जो होता है ये ऊपरी सदन होता है। सीनेट वहां पे कहा जाता है, हम लोग को ऊपरी सदन बोलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा बोलते हैं ना। उसी प्रकार वहां के लोकसभा, राज्यसभा, ये बातें वहां पे चलती है। सीनेट, ध्यान रखना आपको, सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीनेट। ये ध्यान रखना, ये सीनेट अमेरिका में चलती है। ओके, हमारे जैसे संसद भवन है, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ऊंचला सदन, निचला सदन, उसी प्रकार यहाँ के बातें बताई जा रही है। तो क्या हुआ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो ये निचला सदन हो गया। ध्यान रखना है, आपको याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना, ये बड़ा नाम है तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर कांग्रेस के बारे में बोला जाएगा, यानी ये छोटा शब्दों में है, 3 ही वर्ड में लिखा गया है, तो ये उछला हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑपोजिट टाइप से आप याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो यही बातें कही जो अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है वहां पे महाभियोग लगाया गया है। महाभियोग होता क्या है, जैसे वहां पे महाभियोग मतलब कि अब संविधान के अंतर्गत जो वहां के राष्ट्रपति है वो किसी प्रकार के दोषी ठहराए गए हैं, है ना। तो उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई। आगे हम लोग समझेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो महाभियोग यही होता है कि राष्ट्रपति हो या अपना देश में केवल राष्ट्रपति पे ही चलता है, वहां पे जो है ना अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति के साथ साथ वहां के सभी सिविल अधिकारी जो हैं उनके साथ साथ उपराष्ट्रपति पे भी वो लागू होता है। लेकिन अपना प्यारा देश भारत में जो है ना केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक यही सोच समझो कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पर जो है ना संवैधानिक तौर पर उसे दोषी ठहराए जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत वहां पे महाभियोग चल रहा है राष्ट्रपति के। ओके, तो ये बातें चल रही, यही है सुर्खियों में कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये हम लोग को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति मतलब समझ सकते हो, देश का प्रधान, देश के प्रधान पर उंगली उठी मतलब कि वो चर्चा में रहेगा और एग्जाम वाले वही तो ढूंढते हैं, हमें भी वही ढूंढना है। अमेरिका में हुआ है तो अमेरिका के साथ हम लोग भारत के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। आखिर क्या है अमेरिका में, क्या है भारत में, क्या है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो एग्जाम में आसानी तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, हम लोग दोनों पर तुलना करने वाले, भारत और अमेरिका दोनों के बारे में जानने वाले हैं।
चलिए इसमें क्या कहा जाता है, देखिए अमेरिका और भारत में महाभियोग प्रक्रियाओं के बीच तुलना, तुलना यानी कंपेयर को अब करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस साइड में आपको विषय दिया गया है। आखिर विषय जैसे आपको विषय सूची होती है ना कि इस मुद्दे पर जो है ना वो अमेरिका वाले क्या कह रहे हैं और भारत वाले क्या कर रहे हैं, तो उसमें पहला देखिए इसमें यूएसए इस साइड में रहेगा या भारत रहेगा। ध्यानपूर्वक सुनते चलिए क्या कह रहे थे, किन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आखिर महाभियोग किस पर चलाया जा सकते हैं, हम मेरे पर आप पर चला सकता है, इसके बारे में जानना है हमें। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो वहां के राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर और अन्य सभी सिविल अधिकारियों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ध्यान से सुनो, अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ वहां के जितने भी सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, है ना, उन पर यह महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब बोले तो आप सिंपल तरीके से समझो, वहां पे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कोई देश को चला रहे हैं, कोई अपने जिला को चला रहे हैं, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये कहाँ का बात है, अमेरिका की बातें हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। उसके बाद भारत में यही बातें जो है मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, ये केवल यहाँ ध्यानपूर्वक देखो क्या कहा जाता है, केवल, ये केवल जो है ना पॉलिटी में जो काफी इंपॉर्टेंट है, केवल सिर्फ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप ध्यान से देखना पॉलिटी पढ़ते हो तो ये केवल कहा जाता है केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में क्या होता है, केवल महाभियोग किस पर चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। ये जो है ना राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। इसमें अपना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रस्तावना यानी कि संविधान पर लिखा गया है, तो इसका आर्टिकल नंबर 61 हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अमेरिका में कहाँ कहाँ लगा, कहाँ पर, किसके किसी पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी सिविल अधिकारियों पर लगा, और केवल भारत में जो है ना केवल राष्ट्रपति पर ही लगा, और अनुच्छेद कहाँ पे लिखा गया, 61 पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, यहाँ ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। महाभियोग का आधार, आखिर महाभियोग जो है अपने मन से, मतलब कि मन हुआ तो उड़ के जा रहे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए नियम कानून होता है। आखिर क्यों, कैसे महाभियोग लगा सकते हैं, ऐसे अपने मन से लगा सकते हैं नहीं ना, उसके लिए रूल्स होता है। उसके लिए हम लोग को क्या आधार होने चाहिए, क्या बेस होनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। वहां राष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रद्रोह होना चाहिए, यूएसए की बातें हैं। ठीक है, यूएसए में कहा जाए वहां राष्ट्रपति राजद्रोह होना चाहिए, या रिश्वतखोरी होना चाहिए, या अन्य गंभीर अपराध या दुराचार होना चाहिए। मतलब कि वो एक प्रकार का बोले तो राष्ट्रपति जो है ना राजद्रोह यानी कि देशद्रोह हो जाए, या राजद्रोह हो जाए, या रिश्वत लेके जो देश के अंतर्गत कुछ करे या देश को बेच दे, मतलब इस तरह की जो अपराध करने कानून प्रक्रिया जो करेंगे, जो राष्ट्रपति करेंगे, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये यूएसए में कहा जाता है। और हमारे जो है भारत में कहा जाता है, भारत का बातें बोले तो यह जो संविधान के अतिक्रमण पर है, ये संविधान पर अगर किसी प्रकार की आंच आने दे रहे हैं तो इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हम लोग आगे चर्चा ये भी करेंगे कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो हम लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भारत में क्या कर रहा है, ये संविधान पर हस्तक्षेप, मतलब संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तो उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। अगर संविधान पर उंगली उठी तो महाभियोग लग जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। वहां पे रिश्वतखोरी, राजद्रोह, अन्य गंभीर अपराधी पाए जाने पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये होगी यूएसए और ये होगी भारत। उसके बाद अगला कहा जाता है इसकी प्रक्रिया क्या है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसका महाभियोग लगाया जा सकता है, इसमें कितने दिन लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है। मतलब ऐसे नहीं है ना कि हम आपको बोल दिए है महाभियोग लगाओ रे लग गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कुछ प्रक्रिया होती है ना, तो उसको भी फॉलो करना होता है। उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आखिर आरोप का प्रस्ताव यानी कि आरोप किस तरह से कर सकते हैं कि आप पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो उसके लिए देखिए, ये अमेरिका की बातें कही जाती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई भी सदस्य इस हेतु संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है निचला सदन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी सदस्य जो है महाभियोग के बारे में ये आरोप लगा सकती है। किस पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, या किसी अन्य सिविल अधिकारों पर। ये किसकी बातें कही है, यूएसए, है ना। ध्यान रखना, यूएसए में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ सिविल अधिकारी भी थे, है ना। तो भारत में क्या कहता था, ये भारत में इसका संकल्प जो है संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, उच्चली सदन, निचली सदन, कि किसी भी सदन में महाभियोग के लिए आरोप लगाने वाले संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि किसी भी सदस्य के द्वारा आरोप संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है, यहां भी है। हालांकि देखिए फिर से पॉइंट दे दिया है, हालांकि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कम से कम, ध्यान रखना ये डेट आपको पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में,
कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना और उस पर सदन से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का आवश्यक होना चाहिए। अगर हम लोग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, जो भी अगर सदन वाले लगाने चाहेंगे, उछली सदन वाले या निचली सदन के जो भी सदस्य अगर चाहेंगे कि नहीं महाभियोग लगाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति को, जैसे आज के डेट में हम लोग ये सूचना दे रहे हैं, तो ये 14 दिन जो है ना, इसके सिर्फ प्रोसेस चलेगा। राष्ट्रपति को पता चलना चाहिए 14 दिन पहले क्या पर महाभियोग मतलब आरोप हो, महाभियोग के आरोपी हो, है ना। तो उसके बाद अगर आज जैसे आप बोल रहे हो, आज के डेट में जो है ना आप बोल रहे हो जैसे 1 तारीख आज है, ओके, तो ये 14 दिन के बाद इसमें जो है ना इस पे चर्चाएं चली जाएगी। मतलब कि इस 14 दिन पहले होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, है ना। 14 दिन पहले इसमें वो भी लिखित सूचना पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौखिक, लिखित सूचना के आधार पर इस पर राष्ट्रपति को ये सूचना मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए रूल्स, देखिए इसके साथ साथ जो ना जितने भी सदस्य हैं, है ना, जितने भी सदस्य हैं उनमें से 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर 40 सदस्य हैं, 40 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10 सदस्य का जो है ना इसमें हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप महाभियोग लगा दिए, आप अकेले बोल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसको 14 दिन का समय दीजिए, 14 दिन उसको पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो ना 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर भी जरूरी है। ये आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए क्या जरूरी है। आपको सबसे पहले 14 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए, ये भी आपको ये वाला मिल जाएगा। और आपको बोला जाइए इसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, इसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ये हो गया आरोप की प्रक्रिया। अब देखिए इसके मतदान, अब हम लोग यूएसए के मतदान को जानते हैं, आखिर मतदान के बारे में समझते हैं। कहते हैं संकल्प पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें जो हम मतदान आप महाभियोग लगाए जा रहे हैं। आपका जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, है ना, 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के जो अलग अलग अपने अपने संविधान है। वहाँ के गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नर, है ना, गवर्नर जो होता है राज्यपाल होता है। हर राज्य के मुखिया क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ नहीं चलती है। और भारत में अपना मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी चलते हैं, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो वहाँ के जितने भी ये सदस्य हैं उस पर मतदान किया जाएगा। आप महाभियोग तो लगा दिए, विपक्षी पार्टी तो करेगा ही कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कभी दोषी ठहराएगा, कभी कमियां दिखाएगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, वही है। तो इसके लिए भी रूल्स बना दिए गए हैं कि आप महाभियोग करोगे, लेकिन उसमें जो है ना मतदान भी होना चाहिए कि कितने सदस्य जो है इसमें सहमत हैं या नहीं है, इसके बारे में भी मतदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, अलग से देखो वहाँ 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के जो अलग अलग संविधान है, सभी राज्यों के अलग अलग संविधान है। और एक देश जो है पूरा देश के लिए भी एक संविधान है, मतलब वहाँ एक देश के लिए स्पेशल भी है और प्रत्येक राज्यों के लिए अलग से संविधान भी है ना। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो यही बातें इसमें कही गई है। उसके बाद अपना भारत का मतदान के बारे में देखिए, यहाँ पे मतदान के बारे में संकल्प को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब ये कहा जा रहा है जितने भी विपक्षी दल के हैं या जो भी सदस्य जो है महाभियोग की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी कम से कम इसका 2/3 बहुमत का होना चाहिए। उसमें भी मतदान किया जाएगा। अब बिना मतलब बेमतलब का कुछ से कुछ करेगा विपक्षी पार्टी तो हर ऐसे नहीं चलेगा ना, क्योंकि राष्ट्रपति है भाई, तो उस पर उंगली उठाएगा तो फिर दिक्कत है ना, वो देश पर उंगली उठा रहा है, तो उसके लिए भी ये होना चाहिए, है ना। तो आप 1-2 आदमी ऐसे विपक्षी दल वाले कुछ ना कुछ ऐसे टोन मारते रहेंगे, कुछ से कुछ ऐसे वर्ड बोलते रहेंगे, कमियां दिखाते रहेंगे, है ना, तो यही बातें हैं। तो इसीलिए उसके लिए कम से कम 2/3 जो है ना बहुमत होनी चाहिए कि हाँ महाभियोग होनी चाहिए, नहीं अगर तो अकेले तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। भारत में जो है ना यूएसए में क्या हो जाए, बहुमत प्राप्त होनी चाहिए और भारत के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों के जो है ना हस्ताक्षर होने चाहिए, बहुमत होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा में कहा है महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी, यानी कि महाभियोग की सुनवाई के लिए अब महाभियोग जैसे मान के आरोप तो हम लगा दिए, उसके लिए सुनने के लिए कौन होगा, न्यायाधीश, जज या कोई और, उसके बारे में बताया जा रहा है। यूएसए में इसके लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाया जा रहा है किसी पर भी, यूएसए में तो बहुत सारे को लगाया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं सेपरेट कि राष्ट्रपति को, है ना। यूएसए में किसी को भी अगर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उसका जो है इसके देख रेख, इसका पीठासीन, इसका सुनवाई कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपना भारत में कौन करेंगे ये भी यहाँ देखिए, कहा जाता है यहाँ पे कि महाभियोग पर सुनवाई के लिए पीठासीन अधिकारी संबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी होगा। इसके लिए एक अधिकारी बना दिया गया, पीठासीन अधिकारी, वही उसका करेंगे, इसका मुख्य न्यायाधीश नहीं करेंगे। ये
अंतर है। यूएसए के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, लेकिन भारत में कौन करेंगे, ये इसमें जो उपस्थित पीठासीन अधिकारी हैं, राज्य का पीठासीन अधिकारी हैं, वही करेंगे। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद इसमें आरोप के बारे में, कैसे कैसे क्या करने वाले हैं उसके बारे में देख चुके हैं, इसकी प्रक्रिया को समझ चुके हैं। और नेक्स्ट में आपका रहेगा परिणाम। आखिर इसका परिणाम क्या निकलने वाले हैं। महाभियोग तो लगा दिए, और उसमें क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्या सजा मिल सकती है, क्या राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, इसके बारे में समझते हैं। इसका परिणाम है, अब ये यूएसए में देखिए, यूएसए में कहा गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग संकल्प का पारित होना अभियोग को यहाँ पे अभियोग को स्वीकार करने जैसा है, मतलब अभियोग को स्वीकार करने जैसा है। इससे राष्ट्रपति पद से नहीं हटाता। निचले सदन में महाभियोग की मंजूरी के बाद उच्च सदन सीनेट की एक अदालत की तरह बैठक सुनाई जाती है, बुलाई जाती है। देखिए सिंपल तरीके से ये कहा जा रहा है कि इसका परिणाम ये होगा, यहाँ पे परिणाम के बारे में दिया गया है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में महाभियोग संकल्प पारित करता है तो उसके में अभियोग अगर पाया जाता है, मतलब कि वो महाभियोग जो है ना, अभियोग हो वो अगर पाया जा रहा है ना, पाया जाने के बाद वो क्या होगा, उसके राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जाता है। ध्यान रखना, यूएसए में राष्ट्रपति पद से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन उसके निचले सदन जो हैं, जैसे कि निचले सदन हो गया कि जितने सदस्य हैं उसमें फिर बहुमत कराया जाता है। मतलब कि क्या होता है, महाभियोग प्राप्त होने पर उस पर निचले सदन को क्या होता है, यहाँ पे मतलब उसका फिर मतदान कराए जाते हैं, जो उचले सदन के, जो जिसे हम लोग सीनेट कहते हैं ना, निचले सदन ऊंचे सदन सीनेट, मतलब कांग्रेस, जो अभी बताया था हम लोग कांग्रेस को बोलते हैं ना, कांग्रेस इसी को बोलते हैं। ध्यान रखना, ये अपना पार्टी नहीं है, ये वाला कांग्रेस नहीं, समझना। ओके, सीनेट को हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, जो ऊंचे सदन का होते हैं। तो उसमें एक अदालत की बैठक बुलाई जाती है, तो इसके बारे में उसका कहा जाता है। उसके बाद इसी में कहा गया है राष्ट्रपति को केवल उसके पद से हटाया जा सकता है जब सुनवाई के बाद सीनेट के 2/3 सदस्य महाभियोग के पक्ष में मतदान करे। मतलब वहां का क्या होता है, अगर वो महाभियोग के अपराधी पाए जाने पर उसका जो है ना क्या होता है, उसके राष्ट्रपति के पद से हटाया जाता ही है। इसके साथ साथ सीनेट के जो है ना कि उजले सदन के, उसमें 2/3 सदस्य, ठीक है, 2/3 सदस्य का बहुमत होनी चाहिए, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। ये ध्यान रखना है। वहां पे उसका परिणाम क्या होता है, 2/3 सदस्य उसमें होना चाहिए। महाभियोग होगा, महाभियोग होने के बाद जो है ना उसका फिर मतदान किया जाएगा। मतदान में क्या होगा, उसमें कम से कम 2/3 सदस्यों का मतदान होना चाहिए, पक्षों का मतदान होना चाहिए, ठीक है, मतलब सदस्यों का हो जाना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग को मंजूरी दी थी। ये ध्यान रखना, वहां के राष्ट्रपति जो है ना, ये सब राष्ट्रपति हैं जो है ना, महाभियोग पर प्राप्त हुआ था, महाभियोग को मंजूरी मिला था। कौन कौन, एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों की तीनों ऐसे राष्ट्रपति हैं यूएसए के जिनको महाभियोग की मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन हालांकि इसमें जो कोई भी किसी प्रकार के राष्ट्रपति के पद से नहीं हटाया गया था, ये ध्यान रखना है। इस पर महाभियोग तो लागू हुआ था लेकिन इसको पद से नहीं हटाया गया था। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है। इसमें क्या कहा गया है कि अमेरिका में होता क्या है कि महाभियोग प्राप्त होने पर उसका फिर से निचले सदन, ऊंचे सदन के लिए जो है उसका मतदान कराया जाता है। मतदान में 2/3 सदस्यों का मत होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। उसके बाद उसके महाभियोग ठहराए जाएंगे। और महाभियोग ठहराने के बाद जो है ना, इसमें अभी तक यूएसए में ऐसे 3-4 राष्ट्रपति हैं, जैसे कि एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे महाभियोग पर मंजूरी दे दी गई थी लेकिन उसके पद से नहीं हटाया गया था। यही इसका परिणाम हो गया किसका, अमेरिका के बारे में। अब हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। भारत में क्या कहा जाता है कि भारत में अगर महाभियोग प्राप्त होने पर दोनों सदनों से महाभियोग संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। अपना भारत में यही रूल्स है, अगर आप संविधान पर उंगली उठाएंगे तो मैं आपको पद से हटा दूंगा, है ना। तो यही बातें हैं कि राष्ट्रपति अगर महाभियोग प्राप्त पाए जाएंगे तो उसके पद से सीधे हटा दिए जाएंगे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अब ये जान लो कि अभी भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है कि नहीं है ना। और जैसे कि राष्ट्रपति यूएसए के बारे में तो जान गए। अब भारत में है ना, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया गया। ये हमें ध्यान रखना है हमें, मतलब कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं मिले हैं, महाभियोग प्राप्त नहीं हुआ है जो संविधान का मतलब कि उल्लंघन करे, संविधान का अपमान करे, किसी भी प्रकार का वो दोषी ठहराए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। उम्मीद करता हूँ ना ही हो तो अच्छा है ना। ये हमारे देश पर सीधे मतलब कि असर होता है। ओके, तो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही है आपका भारत और अमेरिका के जो है ना ये महाभियोग के बारे में। उसके बाद देखिए इस तरह से ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है ना।
तो ये आर्टिकल मैंने बताया ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छी है, बेहतरीन है ना। बहुत सरल भाषा में, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आए ना तो आप आसानी तरीके से बना सकते हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हो या सब्जेक्टिव टाइप्स में हो, सभी क्वेश्चंस में आप आसानी तरीके से इसका सरल मतलब लिख सकते हो। अगर सब्जेक्टिव में पूछे जाए तो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो, इस तरह से पॉइंट दे के लिख सकते हो, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यही है आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा और कितनी सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप सभी रिव्यू दीजिएगा क्लास का सेशन, रिव्यू देंगे तो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा और तो बस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।